गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे और सॉलिड स्टेट के अब तक 3 लेक्चर हो चुके हैं। और इस 3 लेक्चर के अंदर पहले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन बताया था कि सॉलिड वर्ड कहाँ से आया। फिर सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने बताया कि सॉलिड को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है और बड़े लेवल पे सॉलिड को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया था, जिसके अंदर एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड था। एक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। एक बच्चे का क्वेश्चन था सर, एक्रिस्टलीय के अंदर एमॉर्फस सॉलिड के अंदर एक वर्ड हम लोगों ने यूज किया था, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। वर्ड यूज किया था आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो क्वेश्चन था ये आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, ये समदेशिक का मतलब क्या होता है। तो देखो बच्चों, समदेशिक क्या होता है कि जब ये हमारे पास में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, सॉलिड को अगर हम लोग यहाँ रखें, ईस्ट में रखें या वेस्ट में रखें या नॉर्थ में रखें या साउथ में रखें, चारों डायरेक्शन में से कहीं भी रखें, इसकी 2 प्रॉपर्टीज बदले नहीं, सेम रहें। कौन कौन सी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक। 10 क्लास में पढ़ लिया था अपवर्तनांक क्या होता है, v1/v2 होता है, प्रकाश के माध्यम में वो जिसके माध्यम में वे, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, विद्युत प्रतिरोधकता। 2 वर्ड है, 2 वर्ड है। एक वर्ड है आपका अपवर्तनांक और दूसरा वर्ड है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, विद्युत प्रतिरोधकता। इन दोनों का मान अलग अलग दिशाओं में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, अलग अलग दिशाओं में एक जैसा रहता है, तो इसे हम लोग कहते हैं समदेशिक। एक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर पाया जाता है। और मान लीजिए ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में और साउथ में अगर इसकी वैल्यूज बदल जाए, इसके मान बदल जाए, तो फिर हम लोग इसको बोलते हैं एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर मतलब अगर हम लोग इसको ईस्ट में रखें, वेस्ट में रखें, नॉर्थ में रखें, साउथ में रखें, तो क्या होगा बच्चों, चारों डायरेक्शन जब अलग अलग रखेंगे तो पार्टिकल मूवमेंट भी अलग अलग होता है। और जब पार्टिकल का मूवमेंट, कणों की गति अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रकार से होती है, तो इन दोनों के मान बदल जाते हैं। और जब अपवर्तनांक और विद्युत प्रतिरोधकता का मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग हो जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग विषमदेशिकता। विषमदेशिकता। तो उम्मीद है जिस बच्चे को प्रॉब्लम थी वो समझ में आ गया होगा विषमदेशिकता क्या होती है। समदेशिकता ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा कि सर O2, N2, I2, Ar, ये तो गैस है, ये सॉलिड कैसे हो सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा। तो बच्चों पहली बात तो बता दूं, आयोडीन तो वैसे ही सॉलिड होता है, याद आना चाहिए आपको, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन गैस फॉर्म में पाए जाते हैं, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होती है और आयोडीन आपकी सॉलिड फॉर्म में होती है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, तो आयोडीन गैस नहीं होता है। अब ऑक्सीजन बोलकर ऑक्सीजन तो गैस होती है, बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन गैस होती है। लेकिन बच्चों आपने पढ़ा होगा, और ये पढ़ा तो सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, और एडजॉर्प्शन आइसोथर्मी कहता है, समतापी अधिशोषण समतापी वक्र ये कहता है कि जब किसी गैस पर हम लोग प्रेशर लगाते हैं तो गैस क्या होती है, श्रिंक होती है, सिकुड़ती है। पार्टिकल पास पास आते हैं तो पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, और फिर हम लोग और ज्यादा, अगर और ज्यादा हम लोग प्रेशर लगाते हैं तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और आपने बात सुन भी रखी होगी कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, सुना होगा आपने, ड्राई आइस। शुष्क बर्फ क्या होता है, और आपने पढ़ रखा होगा कि सॉलिड जो CO2 होता है, पानी दे जाओ मेरा मित्र, सॉलिड CO2 होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। सॉलिड CO2 क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। तो CO2 तो गैस होता है। तो खास बात ये बच्चों, इसमें ध्यान रखने वाली बात इतनी सी हो गई कि जब हम लोग प्रेशर लगाते हैं,
जब किसी पर दाब लगाते हैं तो गैस के पार्टिकल पास आते हैं तो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये दो चीज़ तो ये तुम्हारी क्लियर हो गई। एक बच्चे ने पूछा था सर ये डाइपोल फोर्स क्या है? तो बच्चों जब दो चार्ज के बीच में, जो दो परमानेंट चार्ज हैं, जब दो आवेश हैं परमानेंट स्थायी आवेशों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको बोलते हैं हम लोग डाइपोल फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? हम लोग उसको बोलते हैं डाइपोल फोर्स। जब फोर्स लगता है दो परमानेंट, जब फोर्स लगता है दो परमानेंट, जब फोर्स लगता है दो परमानेंट चार्ज के बीच में बच्चों, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल फोर्स या द्विध्रुव आकर्षण बल। इस तरीके से लंदन या डिस्पर्जन फोर्स की बात करें, परिक्षेपण बल की बात करें, और परिक्षेपण बल क्या होता है बच्चों? जो दो पार्टिकल होते हैं जो एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगता है, दो कणों के बीच में स्थायी बल जो बल लगता है, ये अस्थायी आवेश के कारण लगता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परिक्षेपण बल या लंदन बल। तो ये चीजें डाउट्स थे तुम्हारे जो क्लियर हो गए। हम लोग आज के चैप्टर में शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, और वो टॉपिक हमारे पास में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। हेडिंग डालेंगे प्रति एक कोशिका में कणों की संख्या। हेडिंग लिखेंगे बच्चों, हेडिंग है प्रति एकक कोशिका में, प्रति एकक कोशिका में कणों की संख्या, प्रति एकक कोशिका में कणों की संख्या, प्रति एकक कोशिका में कणों की संख्या। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन पर यूनिट सेल। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, कैलकुलेशन नहीं आती है, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आंसर होता है, ठीक है। लेकिन मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। देखो बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल इन पर यूनिट सेल का मतलब क्या है कि पहले आपकी स्ट्रक्चर पढ़ी एससीसी, पहले क्या पढ़ी आप लोगों ने? एससीसी। अगर मैं एससीसी की बात करूं, सिंपल क्यूबिक सेल की बात करूं, एससीसी, तो इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होते हैं इसकी बात कर रहा हूं। तो आपको बताया एससीसी हम लोगों ने किसको कहा था भैया? आप होगा सर एससीसी हमने कहा था जब हमारे पास में, हमने एससीसी किसको कहा था बच्चों? हम लोगों ने कहा था कि जब स्ट्रक्चर ऐसी, ये हमारे पास में क्या था? ये हमारे पास में था एससीसी। अब बता सकते हैं पार्टिकल कहां पर है? आप कहेंगे सर पार्टिकल हमारे पास में मौजूद है कॉर्नर्स में। पार्टिकल कहां है बच्चों? कॉर्नर्स पर। डेफिनेशन आप जानते हैं कि जब पार्टिकल कॉर्नर पे होते हैं तो उसको एससीसी बोलते हैं, जानते हैं आप लोग। अब एससीसी की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो बताओ पार्टिकल कॉर्नर पे है तो यूं कहें हम लोग कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर, और 8 कॉर्नर में एक पार्टिकल जो कोना है वो कितने में कॉमन होता है? 8 में। तो उसको 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया? 1 आ गया। अब एक मान कॉर्नर पे होते हैं, एट कॉर्नर, कोने पर। आपको तो डायरेक्ट याद करना है, एससीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं 1। अब आप कैसे नंबर 1 कैसे आया? कॉर्नर 8 में से कॉमन कैसे? इसको यूं समझ सकते हैं आप लोग, इसको आप यूं समझ सकते हैं कि मेरे पास में मान लीजिए क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, और यहाँ पर इस क्यूब के अंदर मेरे पास में ये कॉर्नर है। तो इस कॉर्नर पर अगर मान लीजिए मैं एक बुक ऐसे लगा देता हूँ, तो क्या ये कॉर्नर उसमें भी कॉमन आ गया? ऐसे ही एक बुक में यूं लगा देता हूँ 1 2 3, और एक बुक में ऐसे लगा देता हूँ तो 1 2 3 4, उन 4 में ये वाला कॉर्नर सेम है क्या? ये भी है, ये भी हो, ये भी, 1 2 3 4। अब इसके ऊपर ही मैं एक बुक और रख देता हूँ, ये तो इधर कॉमन आ गया, इस पर रख देता हूँ, ये कॉमन आ गया, इस पर रख देता हूँ, ये कॉमन आ गया। मतलब एक कॉर्नर आपका 8 रूम में कॉमन होता है। आपके किसी भी रूम का अगर आप कॉर्नर लोगे तो 8 रूम में कॉमन होगा। आपको सर कैसे? जैसे यूँ समझो आप कि जिस रूम में आप बैठे उसमें कॉर्नर देखो, दिख रहा है कॉर्नर। अब मुझे बताओ इस कॉर्नर के पड़ोस, जस्ट पड़ोस वाले रूम में ये वाला कॉर्नर भी होगा क्या? कॉमन होगा क्या उसमें? और इसमें कॉमन हो गया वाला कॉर्नर। इसके जस्ट पीछे, उधर नहीं, इधर इस साइड में जो कॉमन रूम होगा उसका भी कॉर्नर वो होगा क्या?
ये वाला, और इसके पड़ोस में जो उधर रूम होगा उसमें भी कॉर्नर होगा क्या, तो मतलब कहने मतलब है कि ये रूम का ये वाला कॉर्नर है, तो यहाँ पर इसके पड़ोस में, यहाँ पर ये जो रूम बनेगा इसके पड़ोस में यहाँ पर उसमें भी कॉर्नर होगा, इसमें भी कॉर्नर होगा, इसमें भी, तो 4 कॉर्नर में 4 में कॉमन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, 4 में कॉमन हो गया। तो एक रूम में कॉर्नर कितने में कॉमन होता है, 4 में कॉमन होता है, 4 नीचे 4 ऊपर, ठीक है। इसको और प्रैक्टिकली बताता हूँ मैं। तो बच्चों प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करें, अगर प्रैक्टिकली बात करते हैं, चौका डब्बा आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पर ये कॉर्नर देखेंगे आप, ये 8 में कॉमन होगा। मैं यहाँ पर ये रूम का कॉर्नर मान सकते हैं, यहाँ पर एक डब्बा और लगा देता हूँ तो उसमें भी कॉमन हो गया, एक डब्बा मैं यहाँ लगा देता हूँ उसमें भी कॉमन हो गया, एक डब्बा मैं यहाँ लगा देता हूँ उसमें भी, तो ये कॉर्नर 8 में कॉमन हुआ कि नहीं हुआ बताओ मुझे। आप कहेंगे यस बिल्कुल हो गया। तो यूँ कह सकते हैं जब एक कॉर्नर 8 में कॉमन है भाई, 1 2 3 और एक ये 4, इसके पड़ोस में डब्बा होगा, 2 हो गए, ये 3 हो गया, ये 4 इसके ऊपर भी तो रख सकता हूँ, एक क्या रखा, 5 6 7 और ये 8, तो किसी भी रूम का कॉर्नर 8 में कॉमन होता नहीं होता। अब एक रूम का कॉर्नर 8 में कॉमन है, तो एक रूम में कितना होगा उसका 1/8 हुआ, मैथमेटिक्स है। तो एसएससी के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होता है, परमिशन 1 होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड आपसे बीसीसी की, फॉर बीसीसी बात कर रहा हूँ, तो मैं अगर आपसे बात करूँ बीसीसी, तो आप मुझे बता सकते हैं बीसीसी में पार्टिकल कहाँ होते हैं, बिल्कुल आप पहले से बता सकते हैं। ये अगर मेरे पास ये बीसीसी स्ट्रक्चर है, अगर ये हमारे पास बीसीसी स्ट्रक्चर है बच्चों, तो बता सकते हैं पार्टिकल कहाँ कहाँ होंगे, बिल्कुल आप पहले से बता सकते हैं। एक तो कॉर्नर पे होंगे, ये लो, ये लीजिए, ये तो कॉर्नर पे, और क्या होगा, एक सेंटर में भी होगा कि बिल्कुल एक सेंटर में भी होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो और एक बार ध्यान रखिए, जब भी हम कॉर्नर की बात करेंगे 1/8 से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखिए। जब भी कोने की बात करेंगे 1/8 से गुणा करना है आपको। तो ये करेंगे एट कॉर्नर, एक तो कॉर्नर पे था एट कॉर्नर, और कॉर्नर को कितना, कॉर्नर कितना होते हैं 8, और जब भी कॉर्नर की बात होगी कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 1/8 से, कितना आ गया 1 आ गया। एट सेंटर, सेंटर में भी तो है, केंद्र में भी तो है पार्टिकल कितना है, एक। किसी भी रूम का सेंटर कितना होता है, एक ही होता है यार। अगर मान लीजिए इस रूम में यहाँ बिल्कुल सेंटर में एक पार्टिकल रखा हुआ है, तो इसी में कॉमन है 1 ना, पड़ोस वाले रूम में थोड़ी कॉमन है, तो यहाँ हो गया 1। तो जब भी सेंटर की बात करेगा हम लोग इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉर्नर की बात करेगा 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर की बात करेगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 1 आ गया। तो टोटल पार्टिकल कितने होंगे मेरे पास में, आपके साथ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा, 2 होगा। बात समझ आई आपको। तो एसएससी में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा 1, बीसीसी में कितना होगा 2। अब मैं बात कर रहा हूँ एफसीसी की, नंबर ऑफ पार्टिकल इन एफसीसी। अगर एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करें बच्चों हम लोग, तो कितना होगा देखिए, मैं बात कर रहा हूँ आपसे थर्ड एफसीसी, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एफसीसी की बात कर रहा हूँ। और आपको पता है एफसीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप देखें सर एफसीसी का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, एफसीसी का स्ट्रक्चर होता है सर ऐसा, ये क्यूब हो गया हमारे पास में, कॉर्नर मिला दिए, ठीक है। पार्टिकल कहाँ है बताओ, आप कहेंगे पार्टिकल कॉर्नर पे है, बिल्कुल है। हर एक कॉर्नर में पार्टिकल है 1 2 3 4 5 6 7 8, हर एक कॉर्नर में पार्टिकल है। इसके अलावा क्या होते हैं, आपके सब फेस पे देखते हैं, कल बता दिया था फेस क्या होते हैं पिछली क्लास में। अरे फेस सिंपल सी बात है, ये वाली दीवार 2 3 4 5 और 6, ये देखेंगे फेस कितनी है, क्यूब हो गया, एक फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस और 6 फेस, 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल कॉर्नर पे तो हैं, साथ में क्या है सेंटर में भी, फेस के सेंटर में भी 1 2 3 4 5 और 6 है, तो फेस पर भी है। तो पहले कॉर्नर के साथ करते हैं, एट कॉर्नर कितने कॉर्नर होते हैं, आप कहेंगे सर 8, कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 1/8 से 1। एट फेस, कितनी फेस होती है, अभी आप कहेंगे सर 6, एक फेस कितने में कॉमन होती है 2 में, तो 1/2 कितना आ गया 3, आप कहते हैं 1/2 कैसे आ गया, अरे बिल्कुल सिंपल है।
अगर मैं कहूँ कि ये फेस, ये वाली दीवार कितने रूम में कॉमन है आपके साथ? 2 रूम में, इस वाले रूम में और इसके पीछे वाले रूम में। मैं कहूँ यार ये वाली दीवार कितने में कॉमन है आपके साथ? 2 में, एक तो इसमें और एक उस वाले में, पीछे वाले रूम में। ये वाली दीवार कितने में कॉमन है आपके साथ? इस वाले रूम में, इसके पड़ोस वाले रूम में। तो एक दीवार, कोई भी जो दीवार होती है वो 2 रूम में कॉमन होती है, इसमें भी और इसके पीछे वाले में भी। तो एक में उसमें कितना पार्टिसिपेशन होगा? 1/2। और अब शॉर्ट में मैं बता दूं आपको, जब भी कॉर्नर की बात करें तो 1/8 से मल्टीप्लाई करना है, 1/8 से मल्टीप्लाई करना है। सेंटर की बात करें तो 1 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर एफसीसी के अंदर आपको फेस की बात करें, फेस की, जब भी फेस की बात करेगा तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। टोटल बता देंगे इसके अंदर। आप इसके अंदर देखेंगे सर टोटल हमारे पास में हो गया कितना? 1 + 3 = 4। ईसीसी में बताइए कितना होगा? अगर ईसीसी में मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करने में तो बताइए कितना होगा? तो अगर मैं कहूँगा इसके अंदर नंबर 4 कहूँगा बच्चों में, ईसीसी के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल, तो पार्टिकल कौन होते हैं ईसीसी के अंदर? कॉर्नर को होते हैं। समझ में आ रहा है? ये कॉर्नर हो गया हमारे पास में, ठीक है। ये कॉर्नर में पार्टिकल थे हमारे पास में। कॉर्नर के अलावा कहाँ थे? किसी भी 2 अपोजिट फेस पर। बिल्कुल सही है। कॉर्नर के लिए क्या करूंगा? आप कहेंगे सर ऐड कॉर्नर क्या करूंगा? 8 कॉर्नर होते हैं, 1/8 से मल्टीप्लाई करूंगा। कितना आ गया मेरे पास में? 1 आ गया। ऐड फेस, फेस कितनी होती है? फेस कितने फेस पर पार्टिकल होते? तो 6 पार्टिकल तो 2 पे ये फेस आते हैं, कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ? 1/2 से। कितना आ गया भैया? 1। टोटल कितने हो गए? टोटल कितना हो गए? 2। तो शॉर्ट में कर लें, लिख लो पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिख लो। तो शॉर्ट में क्या लिखोगे आप लोग? तो शॉर्ट में आप लोग लिखोगे, यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका, नंबर ऑफ पार्टिकल, एससीसी 1, बीसीसी 2, एफसीसी 4, ईसीसी। आगे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। समझ आया नहीं है? बोलो, क्लियर हो गया? चलिए, यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं और राजस्थान बोर्ड में 2018 में वो क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, करना कुछ नहीं है, बस ये ध्यान रखना जब कॉर्नर की बात करेगा 1/8 से मल्टीप्लाई करना है, जब सेंटर की बात करेगा 1 से मल्टीप्लाई करना है, और जब आपसे फेस की बात करेगा देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 1/2। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। अगर हम लोग बात करें कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मूलाज, अगर फॉर्मूले की कैलकुलेशन की बात करें बच्चों तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग अबाउट द फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल। राइटिंग डालिए, एक क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिखा, अ क्रिस्टल, क्वेश्चन लिखेंगे, अ क्रिस्टल इज फॉर्म, a crystal is formed by A and B particles. A crystal is formed by A and B particles. A present at each corner. A present at each corner. B present at each face. B present at each face of the crystal. Then what will be formula of? Then what will be formula of compound? क्वेश्चन हो गया, यदि एक क्रिस्टल A तथा B से मिलकर बना है, A तथा B से मिलकर बना है,
ए प्रत्येक कोने पर तथा बी प्रत्येक फलक पर उपस्थित है, फलक पर उपस्थित है। यदि एक क्रिस्टल ए बी से मिलकर बना है, ए प्रत्येक कोने पर, बी प्रत्येक फलक पर उपस्थित है, यौगिक का सूत्र क्या होगा? ये क्वेश्चन है आपके सामने। अगली बार लैंग्वेज ऐसे ही बनेगी, आप बनाएंगे खुद, बस मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा ये कहाँ और बी का है, ठीक है। क्वेश्चन आप बनाते रहेंगे। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करें तो भैया हमारे पास में क्या है, ए और बी है मेरे पास में। ए कहाँ पर है मुझे बताएंगे आप कहेंगे सर ए कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर मतलब 1/8 हो गया क्या, मल्टीप्लाई बताया था। अब बताओ ए कहाँ पर है, प्रत्येक कोने पर है, हर एक कोने पर है, तो कितने कोने होते हैं 8, कितना आ गया 1। बी कहाँ पर है, फेस पर है, फलक पर है, और फेस कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से। हर एक फलक पर कितनी फेस होती है, आप कहेंगे सर 6, ठीक है। कितना हो गया बच्चों 3 आ गया क्या, तो यहाँ तो आ गया आपका कितना 1, यहाँ आ गया 3, तो ये होगा आपका AB3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर कंपाउंड। ये आपकी यूनिट का सूत्र हो जाएगा, लिख लीजिए आप। लिख लिए, चलिए मैं कह रहा हूं आपसे क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आपसे कहा कि कंपाउंड है वो बन रहा है आपका P और Q से। एक कंपाउंड है वो बन रहा है आपका P और Q से। कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय P एंड Q। आपका जो P है वो हर एक कॉर्नर पे है, और जो Q है प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ क्रिस्टल। ए कहाँ है, ए बना है प्रत्येक कोने पर, सही है। इसको ए को मैंने कर दिया P, इसको मैंने कर दिया Q। ये हो गया P प्रत्येक कोने पर, और Q हमने बताया प्रत्येक फलक पर नहीं है, घन के केंद्र में उपस्थित है। क्यों का है, घन के केंद्र में उपस्थित। फॉर्मूला बताना है। ये लो, ये तो क्या हो गया मेरे पास में P, ये क्या हो गया Q हो गया क्या। कॉर्नर का मतलब क्या हो गया, वही 8 कॉर्नर होते हैं, 1/8 से मल्टीप्लाई बना गया क्या, ठीक है। हमारे अब उसको बताओ Q कहाँ पर है, सेंटर। सेंटर कितने होते हैं आपके साथ, सेंटर 1, और जब भी सेंटर की बात करेंगे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया, ये भी 1 आ गया, तो आंसर हो जाएगा आपका P। बोलो समझ में आएगा नहीं आप, लिख लो इसको और बताता हूँ, डाउट्स क्लियर करता हूँ, टेंशन मत लो, लिखो इसको। चलिए बहुत सुनेंगे, बिल्कुल बहुत सुनेंगे। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ बच्चों, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक कंपाउंड है जो P और Q से मिलकर बना है, ठीक है। P आपसे उसने कहा 4 कॉर्नर पे, Q 3 फेस पर है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, P 4 कॉर्नर पे था, बाकी 4 कॉर्नर पे मैंने लगाया X 4 कॉर्नर पे, और Q था 3 फेस पर, बाकी 3 फेस पर मैंने लगाया Y। समझ आ रहा है। एक कंपाउंड है जो बन रहा है P और Q से। P कहाँ पर था, इसको लैंग्वेज कैसे बनेगी, माना एक क्रिस्टल P तथा Q से मिलकर बना है, माना क्रिस्टल P तथा Q से मिलकर बना है। P प्रत्येक कोने पर, लिख लो एक बार, P प्रत्येक कोने पर, जबकि Q प्रत्येक फलक पर है। P प्रत्येक कोने पर तथा Q प्रत्येक फलक पर है। यदि इसके 4 कोनों से P को हटाकर, यदि इसके 4 कोनों से P को हटाकर X लगा दिया जाता है, जबकि
तीन फलकों से क्यू को हटाकर y लगा दिया जाता है तो योगी का सूत्र क्या होगा? ये हर एक कोने पे था, हर एक फेस पर था, फिर बाद में आपने क्या चेंज किया किस टर्म में से? ये हर एक कोने में से 4 कोनों में से मैंने निकाल दिया p को और उसकी जगह x लगा दिया, और 6 फेस में से 3 फेस में से मैंने क्या करा? q को निकाल दिया और y लगा दिया, और आपसे पूछा फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर निकाल देते हैं। तो जो जो हमारे पास में कंपाउंड उसको एडिटिव लिखेंगे। अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे भैया? ये हमारे पास में हो गया सॉल्यूशन, ये हमारे पास में आ गया सॉल्यूशन, ये हमारे पास में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। मेरे पास में होगा ये p, ये हो गया q, ये हो गया मेरे पास में x, और ये हो गया मेरे पास में y। आप मुझे बताइए बच्चों p कहाँ पर है? आप कहेंगे सर p 4 कॉर्नर पे है, 4 कॉर्नर पे। कॉर्नर का बात होती है कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? आप कहेंगे सर 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सही। q कहाँ पर है? आप कहेंगे सर 3 फेस पर है, 6 फेस होती है, फेस को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 1/2 से। जब भी फेस की बात करेंगे कहीं भी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। x कहाँ पर है? आपको सर 4 कॉर्नर पे है, कॉर्नर का मतलब 1/8 फेस पर है, 3 × 1/2। ये कितना हो गया आपका? 1/2। ये कितना हो गया? 3/2। ये कितना हो गया? 1/2। ये कितना हो गया? 3/2। एलसीएम किसका आ गया? 2। कितना हो गया? 1 3 1 3। ये क्या हो गया? p q3 x y3 आंसर। इससे मतलब नहीं होता ये वाला आंसर। बोलो समझ में आ गया? बोलो डाउट हो तो बोलो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर आगे चलेंगे ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब क्वेश्चन ये है बच्चा आपके पास में, क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास में x और y से मिलकर बना है। x आपके हर एक कॉर्नर पे है और y आपका फेस पर है। आप इसमें O लगा देते हैं और O आप लगा देते हैं सेंटर में। आपसे कहा कि बताओ फॉर्मूला क्या होगा, तो आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे? ये कॉर्नर है, x कॉर्नर है, y फेस पर है, O सेंटर पे है, 8 कॉर्नर होते हैं, 1/8। ये कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका y। 6 फेस, फेस को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1/2 से। ये कितना है भैया? एक सेंटर पे, सेंटर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ये 1 आ गया। ये कितना आ गया आपका? 3 आ गया। ये कितना आ गया? 1 क्या आ जाएगा? ये x y 3 को हुआ कि नहीं होता? क्या हो गया? x क्या हो गया बच्चों? ये हो गया x y3o। क्या हो गया? x y3o। ये कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया। अब मान लो इसको थोड़ा टेक्निकल करते हैं कि भैया x सेंटर में था और y फेस पर था। क्या करा? फेस से इसको 3 फेस से हटाया और इसको 3 फेस पर है और बाकी 3 फेस पर इसको लगा दिया। अब फॉर्मूला क्या होगा तो लिख लेंगे। कॉर्नर का तो हिसाब से ही फेस कितनी है? 3 फेस है। फेस जब भी बात करेंगे किस मल्टीप्लाई करोगे? 1/2 से। ये फेस कितनी है? वही 3। कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 1/2 से। कितना आ गया? ये आ गया मेरे पास में 3/2। ये कितना आ गया? 3/2। सॉल्व करने का तरीका सिंपल है, जब बटे में आ जाए तो सबको बटे में बदल दो। जो बटे में उसके नीचे बटा है किंतु लघुत्तम कितना आ गया? 2 आ गया। एलसीएम 2 आ गया, 2 बार जाएगा 3, 2 बार जाएगा 3। नीचे वाले को भूल जाओ, क्या बन गया? x2 y3 z। तो किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला अगर वो आपसे बनवाता है एग्जाम में कि भैया इस कंपाउंड का फॉर्मूला बनाइए, तो आपको सिंपल सी बात ये तो देखना कि कितने पार्टिकल हैं उसके अंदर, उनको ऐसे रेशो में लिख लेना है। उसके बाद फिर देखना है कि कौन सा पार्टिकल कहाँ मौजूद है, कौन सा पार्टिकल कहाँ मौजूद है। पार्टिकल जहाँ मौजूद होगा उसके अकॉर्डिंग, अगर वो कॉर्नर पे होगा तो पार्टिकल कितने कोने पर है पहले तो वो लिखना है आपको, और फिर 1/8 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 कोने पर तो 2 × 1/8।
अगर 4 कोने में तो 4 × 1/8, अगर 3 कोने में तो 3 × 1/8। उसके बाद में इसकी बात करें हम लोग फेस की, फेस में अगर हो गए 2 फेस पर तो 2 × 1/2, वो गए 4 फेस पर तो 4 × 1/2। तो कितनी फेस पर है तो अकॉर्डिंग टू फेस जब जितने भी फेस पर उसको यहाँ लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिसाइड करता है 1/2 से तो मल्टीप्लाई करना है। अब जितनी फेस पर होगा वो फेस यहाँ लिख देंगे। सेंटर को तो हमेशा सेंटर एक ही होता है और एक सेंटर पे एक ही पार्टिकल तो सेंटर का कोई दिक्कत ही नहीं होता, सेंटर के अंदर होता है। तो ये तरह से आपको ध्यान रखना, उस तरीके से आपको कोई भी फॉर्मूला। सो अगर मान लीजिए आपका जो आंसर आता है वो ऐसे बट्टे के अंदर आता है, ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू आती है, तो फिर आप क्या करते हैं उसको सिंपल सा तरीका है, एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे और ऐसे कैलकुलेट कर देंगे और ये जो आता है आंसर वो आपका फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग बता सकते हैं किस कंपाउंड का क्या फॉर्मूला होगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। इज द क्लियर और नॉट? मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल कितने कैसे कैसे होते हैं यूनिट सेल के अंदर। और दूसरी बात फिर हम लोगों ने देखी कि भैया हम लोग इस तरीके से ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। बात समझ में आ गई? तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स